गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनिल साहनी आप लोगों को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के इस बैच में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से शुरुआत करेंगे। कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सभी चीजें छोटे छोटे कणों से बना हुआ है? 500 ईसा पूर्व इंडियन फिलोसफर महर्षि करात ने कहा कि मैटर को यदि हम लोग तोड़ें, मैटर को यदि हम लोग क्या करें, तोड़ें, तो तोड़ते जाएं, एक कंडीशन ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि मैटर और अधिक नहीं टूटता है। तो उसी को महर्षि करात ने कहा कि यह क्या है, परमाणु है। यह जो है यह क्या है, परमाणु। महर्षि करात के बाद एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था डेमोक्रिटस ने इस परमाणु का नाम बदल के इंग्लिश में नाम रख दिया एटम। अब इस एटम का जो यह एटम शब्द जो है ना, यह एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, एटोमियो। एटोमियो का मतलब देखिए, एटम में ए और टोमियो दो शब्द, ए और टोमियो। तो टोमियो का मतलब होता है डिविजिबल और ए का मतलब होता है ए। देखिए ए मतलब हो जाता है उसका उल्टा, डिविजिबल का आप क्या हो जाएगा, उल्टा, मींस आप इसको कह देंगे इनडिविजिबल। अब देखिएगा ए, तो एटम जो है वह कहां से है, इनडिविजिबल, मतलब कि जो टूटे ना, डिवाइड ना हो सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जो डिवाइड ना हो सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक एक टॉपिक को यहां देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो चलिएगा, आइएगा देखते हैं। कह रहा परमाणु की संरचना का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है। परमाणु संरचना चैप्टर का नाम है, तो इसके संरचना का प्रारूप भी हम लोग देखेंगे इसमें कि परमाणु संरचना का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। कह रहा परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में, सेंटर में एक क्या होता है, नाभिक होता है। फिर कह रहा आगे, जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत ही छोटा होता है। जिसका आकार क्या होता है, परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। फिर कह रहा है यह परमाणु के अधिकांश भार को बाधित करता है। मतलब कि परमाणु का जो अधिकांश भार होता है ना, उस छोटे से पार्ट में होता है। परमाणु का अधिकांश भार जो होता है वह उस छोटे से पार्ट में होता है, जो कि परमाणु के सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, नाभिक पर विद्युतीय धन आवेश होता है तथा ऋणावेश कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। नाभिक जो है ना, बीच में जो सेंटर है उसको नाभिक कहते हैं, बीच में जो सेंटर है उसको नाभिक कहते हैं। और कह रहा है कि भैया वह जो नाभिक है ना, वह कैसे होता है, विद्युतीय धनावेश होता है। नाभिक जो होता है, सेंटर जो होता है उस परमाणु का, वह कैसा होता है, धनावेशित होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, और कह रहा है, और वह पूरा का पूरा नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। पूरा का पूरा नाभिक किससे घिरा होता है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है। तो चलिए देखते हैं जरा स्पेस स्ट्रक्चर को कैसे बना, देखते हैं। देखिएगा, हम लोग यहां पे देखेंगे इसको। कह रहा है कि इसके एक, मान लीजिए ये आपका, वेट कलर चेंज करते हैं, अच्छा देखिए, ताकि चलिए आ जाइएगा, देखते हैं। यह देखिए, हमने बना दिया कि एक परमाणु का सेंटर यह है और यह चारों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है, इस तरह से घिरा हुआ है, ऐसा देखिएगा, यह ऐसे घिरा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे घिरा हुआ है, ऐसे देख लीजिए भाई, इस तरह से यह क्या है, घिरा हुआ। ठीक है ना। अब देखिएगा, कह रहा है कि हमने देखा है पॉइंट ना, हमने देखा कि इसमें यह जो सेंटर होता है, यह सेंटर, इसको इन्होंने क्या कहा कि यह नाभिक होता है। क्या है, नाभिक है। यह सेंटर है इस परमाणु में, जो सेंटर में यह क्या होता है, नाभिक होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियस कहते हैं। और इन्होंने क्या कहा, देखिएगा, इसमें क्या है,
कि न्यूक्लियस जो होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस जो होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, समझिएगा इस पॉइंट को। न्यूक्लियस जो होता है वह कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब कि यह कैसा है, धनावेशित है। धनावेशित है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनावेशित है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब क्या रहा, एक पॉइंट और भी हम लोग देखे हैं कि यह जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है ना, यह एटम से बहुत ही छोटा होता है। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल मान लीजिए एक फुटबॉल का ग्राउंड है। हाँ, आप क्रिकेट खेलने जाते हो, क्रिकेट का ग्राउंड मान लीजिए, फुटबॉल का ग्राउंड या क्रिकेट का ग्राउंड, उस क्रिकेट के ग्राउंड में एक सुई रख दीजिए। सुई जानते ही है भाई, सुई रख दीजिए ऐसे। हाँ, उसको बीचों बीच एकदम ऐसे खड़ा कर दीजिए सुई को। अब उसकी सुई की जो नोक है ना, सुई की जो नोक है, उसको आप देखिए, वह सुई की नोक वह क्या है, वह परमाणु का न्यूक्लियस है। और पूरा उतना बड़ा ग्राउंड, जो पूरा का पूरा बड़ा सा ग्राउंड है ना, वह क्या है भाई, तो वह पूरा परमाणु। तो यही कह रहा है कि एक सुई की नोक जितनी क्या होती है, परमाणु का न्यूक्लियस होता है। और वही क्या होता है, धनावेशित होता है। और उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होते हैं। उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और वह क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। यह पॉइंट याद रखिएगा कि प्रोटॉन जो होते हैं वह क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और उसी न्यूक्लियस में एक और चीज होता है, न्यूट्रॉन, जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और यह देखिएगा, यह जो न्यूट्रॉन होता है आपका ना, यह जो न्यूट्रॉन होता है आपका, यह कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इस पे कोई चार्ज नहीं होते हैं। तो यह पॉइंट याद रखिएगा आप कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होते। और भी हम लोग देखिए, यह एटम जो है, यह एटम ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। यह न्यूक्लियस जो है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियस जो है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। इस तरह से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, इन सब से यह न्यूक्लियस क्या होता है, इस तरह से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से ऐसे घिरा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये किसमें चक्कर लगाते हैं, ये भी यही देख लीजिए भाई। परमाणु का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। सेल क्या कहते हैं भाई, सेल कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, या हम कह देंगे कक्षक। कक्षक, तो सेल या कक्षक कहते हैं, ठीक है ना। तो यह याद रखिएगा कि कुछ परमाणु का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, परमाणु का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। और कह रहा है कि इस सेंटर में क्या है, नाभिक है भाई। सेंटर में नाभिक है, न्यूक्लियस है, जो कि पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। हाँ, और इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और कह रहा है कि यह जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, यह चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, तो सेंटर में होते हैं। यह सब क्या है भाई, तो यह याद रखिएगा, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, तो आगे चले। इतना समझ में आया, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, फिर इसी में कह रहा, देखिए, इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही परमाणु का व्यास निर्धारित किया जाता है। इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा परमाणु का व्यास निर्धारित किया जाता है। मींस परमाणु का जो व्यास है, हाँ, व्यास तो आप समझते हो ना, व्यास समझते हो। जैसे मान लो भाई कि आपने एक सर्कल बनाया, ध्यान से देखिएगा, व्यास समझते हो आप लोग, हाँ, व्यास समझते हो ना, सब लोग समझते हो, हाँ। तो याद रखिएगा, हाँ, डिटरमाइन किया जाता है क्या भाई, इससे डायमीटर को। कैसे, तो देखिए, व्यास क्या होता है भाई, यहां से यहां तक इस सेंटर से होते हुए एक लाइन खींचेंगे तो यह क्या है, आपका व्यास है।
यह क्या है? व्यास है। और इसी को डिटरमाइन किया जाता है इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा। मींस कि आपका इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा, जैसे आपने कई लेयर बनाया था, अभी कई लेयर बनाया था, जैसे यह तो मान लीजिए कि आपको देखना है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो यह इस सेल में है, तो यहां से लाइन खींच दीजिए ऐसे, देखिएगा। अब यह क्या हो गया? यह इसका व्यास हो गया, यह इसका क्या हो गया? व्यास हो गया। तो परमाणु के व्यास को हम जिस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वहां से मेजर करते हैं कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां से परमाणु का क्या करते हैं हम लोग? व्यास देखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। अब क्या रहा है नेक्स्ट। अब इसी के बाद देखिएगा, अब इसी के बाद कई सारे फिलोसफर्स के बाद एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डाल्टन। जिनका क्या नाम था? डाल्टन। डाल्टन ने अपनी एक थियरी दी, पोस्टुलेट्स दिया, जिसे हम लोग कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, क्योंकि अब देखिएगा डाल्टन एटॉमिक थियरी आई, बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी है भाई, क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो डाल्टन एटॉमिक थियरी को समझते हैं, क्या क्या कहते हैं डाल्टन। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन एटॉमिक थियरी आई। डाल्टन ने कुछ परिकल्पना दी थी, हाइपोथेसिस दिया था, कुछ परिकल्पना हाइपोथेसिस दिया था। इसी की बात हम लोग यहां पे करेंगे। इन्होंने कहा तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो याद रखिएगा कि डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा कि जो भी तत्व होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे, यह बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से क्या है? मिलके बने हुए। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए। फिर इसके बाद देखिएगा इन्होंने क्या कहा कि छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए। इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि द्वारा अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा डाल्टन ने क्या कहा भाई? डाल्टन ने कहा कि यहां पे देखिए, डाल्टन ने कहा कि तत्व जो है वह छोटे छोटे कण से बने हुए, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। याद रखिएगा कि परमाणु कहते हैं। लेकिन इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कह दिया? दूसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, और इसी के आगे बहुत सारी थियरी आई है। इसी के बाद इसी पे बहुत सारी थियरी आएंगे, एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी भाई, जो कि गलत भी था, जो कि गलत भी था, आगे बताया जाएगा कैसे गलत हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य, अर्थात का मतलब क्या है होता है? परमाणु को किसी भी विधि द्वारा अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब कि इन्होंने कहा कि भैया परमाणु तो ठीक है, परमाणु होता है, लेकिन परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। परमाणु टूटते नहीं है, इनडिविजिबल है, किसी भी तरह इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। यह बात इन्होंने कही। ठीक है ना? तो याद रखिएगा इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है ना? तो आगे देखिए और क्या कहा इन्होंने कहा परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ठीक है भाई, यह बात तो इनकी सही है। परमाणु को ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ना ही वह नष्ट होता है, ना ही वह उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा परमाणु ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको बनाया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा यह पॉइंट। फिर इन्होंने कहा एक तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे तथ्य नहीं तत्व लिखिएगा। तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा, अब देखिएगा क्या कह रहा? आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। एक ही तरह के एलिमेंट यदि हैं, एक ही तत्व है या एक ही एलिमेंट है ना, तो उनका जो है आकार,
एक समान होगा। आकार, हाँ, द्रव्यमान और अन्य जितने भी गुण होंगे सबके सब क्या होंगे, एक समान होंगे। यह पॉइंट याद रखिएगा। तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि एक प्रकार के यदि तत्व है तो उनके आकार और सभी गुण क्या होंगे, समान होंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए भाई, एग्जांपल लीजिए, आपको कह दिया जाए आयरन के टुकड़े ले लीजिए, आयरन के दो टुकड़े एक एक ले लीजिए और उसको कट कर दीजिए। दोनों का देखिएगा, दोनों में जो भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी ना, वह सब के सब क्या आएंगी, समान आएंगी। हाँ, आप उसको बाहर रख दीजिए, अपने घर के बाहर रख दीजिए, धीरे धीरे वह किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे वह रस्ट होंगे। तो देखेंगे कि दोनों में लगभग केमिकल प्रॉपर्टी उनकी समान आ रही। तो साइज उनका ठीक है, साइज तो सेम होगा ही होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है ना वह भी क्या है, समान है। तो दो एक ही प्रकार के तत्व में उनका आकार, द्रव्यमान यानी कि मास और सब कुछ उनके परमाणु का क्या होगा, समान होगा। सब कुछ उनके परमाणु का समान होगा। यह बात इन्होंने कह दी, लेकिन यह भी गलत कही थी। बाद में आएगा, बताया जाएगा कि द्रव्यमान क्या होगा, डिफरेंट होगा। और कहां आएगा यह भी मैं बताऊंगा, कहां आएगा यह भी मैं बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिएगा आगे, फिर आगे देखिए क्या कहे अब देखिएगा यहां पे कि विभिन्न तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग प्रकार के यदि परमाणु, दो अलग अलग एलिमेंट ले लीजिए। एग्जांपल, आपने आयरन ले लिया, आपने कॉपर ले लिया। कॉपर को रखेंगे वह रस्ट नहीं होगा, लेकिन आयरन क्या होगा, रस्ट हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। आयरन में क्या होगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन कॉपर में रस्ट नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉपर के ऊपर एक पतली लेयर लग जाएगी ग्रीन कलर की एक लेयर लग जाएगी ऑक्साइड्स की, लेकिन वह टूटेगा नहीं, वह रस्ट नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि देखिए, अगर जो दो डिफरेंट, एक आयरन ले लीजिए, एक कॉपर, दो एलिमेंट डिफरेंट लीजिए, तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों का आकार, परमाणु का आकार, द्रव्यमान और इनका जो विभिन्न गुण है, अलग अलग गुण है ना, वह सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। याद रखिएगा कि डिफरेंट दो एलिमेंट के गुण जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इन्होंने कहा रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन में ये क्या होते हैं, जो भी इनका होगा ये निजी सत्ता बनाए रखते हैं। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में ये इंडिविजुअल या टूटते नहीं, केमिकल रिएक्शन में ये टूटते नहीं। जितना यहाँ पे रिएक्टेंट में मास होता है उतना ही प्रोडक्ट में मास लेके वो चलते हैं। इनके मास में कोई कमी बेशी नहीं होती है, तो इनका मास क्या है, वही रहता है। रासायनिक में अपने रासायनिक परिवर्तन में अपनी सत्ता बनाए रखने का मतलब कि यह जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट में वैसे ही प्रोडक्ट में रहते हैं। हाँ, अब देखिएगा कह रहा दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं, या याद रखिएगा यौगिक परमाणु या अणु बनाते हैं, यौगिक परमाणु या अणु बनाते हैं। तो यह पॉइंट याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं, दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में क्या बनाते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं या अणु बनाते हैं। तो यहां पे समझिएगा इस पॉइंट को। कह रहा है कि दो या अधिक तत्वों के परमाणु, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में यदि क्या हो, कंबाइन हो जाए और कंबाइन होकर एक सिंपल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंपल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यह पॉइंट याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे वाटर देखिएगा, वाटर एक सिंपल कंपाउंड है, मास के सिंपल रेशियो में जुड़ा हुआ है, मास का। जैसे आप याद रखिएगा कि एक हाइड्रोजन का मास होता है 2 और एक ऑक्सीजन का मास होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 2 हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16 होता है, 16 होता है। तो अब देखिए इसको, अब देखिए रेशियो हम लोग जितना हमसे इजी हो जाए उतना कर देते हैं, रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, इजी कर देते हैं। तो इसका इजी क्या हो जाएगा भाई, तो इजी करने के लिए दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1:8 का रेशियो।
मतलब कि एक सिंपल गुणित अनुपात में, मास के सिंपल गुणित अनुपात में कौन जुड़ा हुआ है भाई? तो वाटर एक सिंपल गुणित अनुपात में जुड़ा है। 1:8 का रेशियो बनाया है, 1:8 का रेशियो बनाया है। काफी सिंपल गुणित अनुपात है इसका, ठीक है ना। तो 1:8 का रेशियो बना है। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए अमोनिया। अमोनिया देखिएगा, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। अब देखिएगा अमोनिया का फार्मूले में हम लोग मास देखते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मास होता है 14 और 3 हाइड्रोजन है, इसका मास होता है भाई, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3 हो जाएगा। तो 14:3 का रेशियो होता है। अब यह सिंपल हो नहीं सकता, यह जो है यही सिंपल हो नहीं सकता, तो ये इसका रेशियो। तो यही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्व परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। मास के सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर वह क्या बनाते हैं? एक यौगिक बनाते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है आपका। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नोट लगा के लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। मेरी भाषा में लिखिएगा, नोट लगा के मेरी भाषा में, कि भाई मैं कहता हूं ये 500 का नोट है, मींस इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है भाई? इंपॉर्टेंट नोट है। तो इंपॉर्टेंट नोट है, 500 का नोट तो इंपॉर्टेंट ही है भाई सबके लिए। तो चलिएगा मेरी भाषा, कह रहा परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के शब्द है जो कि एटोमियो है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि परमाणु शब्द कहां से आया? ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से आया, उत्पन्न हुआ। एटोमियो शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। जिसका मतलब क्या होता है? एटोमियो का मतलब क्या होता है? अविभाज्य, जो टूटे ना भाई, जो टूटे ना, उसी का है। मतलब होता है, एटोमियो का मतलब क्या होता है? अविभाज्य, जो टूटे ना, ठीक है ना। तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है अविभाज्य होता है, ठीक है ना। तो काफी, चलिए अब आता है, देखिए डाल्टन के मॉडल के बाद हम लोग आधुनिक परमाणुवाद को देखेंगे। आधुनिक परमाणुवाद को देखेंगे मॉडर्न एटॉमिक थियरी में क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थियरी में क्या है। तो आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थियरी, आधुनिक परमाणुवाद में देखेंगे कि, तो देखिएगा आधुनिक परमाणुवाद कह रहा, आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थियरी, मॉडर्न एटॉमिक थियरी में क्या था? कह रहा है कि देखिएगा, फिर देखिएगा यहां पे कह रहा परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। देखिएगा आधुनिक परमाणुवाद क्या कहा, देखिए जब हमने डाल्टन परमाणुवाद पढ़ा तो उसमें कहा था कि परमाणु अविभाज्य तो नहीं हो सकता, अविभाज्य नहीं होता है। यहां भी वही बात कह रहा है, लेकिन अब क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा परमाणु अविभाज्य नहीं है। यह बात तो डाल्टन ने भी कहा था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा जो मॉडर्न एटॉमिक थियरी है यह कह रही है कि भैया बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। कह रहा परमाणु अविभाज्य नहीं है, अविभाज्य नहीं है, ठीक है ना। जैसे इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। इन्होंने परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन यहां क्या रहा? परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मूल कणों से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है। अब कह रहा इसे पुनः इन कणों में विभाजित किया जा सकता है, इसे पुनः इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि परमाणु जो है यह अविभाज्य नहीं है। परमाणु अविभाज्य नहीं है। यह क्या कह रहा है कि यह 3 कणों से मिलके बना हुआ है। 3 कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यह 3 कणों से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यह किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। और कह रहा कि फिर इन्हें हम लोग फिर से तोड़ सकते हैं, इन्हें फिर हम अलग अलग कर सकते हैं। भाई कोई भी चीज है, मैं कह दूं कोई भी चीज, ये पेन है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ, क्या उसको हम अलग अलग कर नहीं सकते हैं? क्या कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। कोई भी चीज है जिन पार्टों से बना हुआ है वह उसको अलग अलग हम लोग चुन के निकाल। तो चलिए आगे देखिए, दूसरा
पॉस्टुलेट इनका क्या था, दूसरा पॉस्टुलेट क्या था? तो देखिएगा, इन्होंने कहा एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के होते हैं, भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह सेम होता है। एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? सेम होता है। लेकिन जो मॉडर्न एटॉमिक थियरी है, आधुनिक परमाणुवाद है, ये कह रहा है कि भैया एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं, अलग अलग द्रव्यमान के भी हो सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, एक ही तत्व के परमाणु क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। याद रखिएगा कि एक ही तत्व के अलग अलग द्रव्यमान होते हैं, एक ही तत्व के क्या होते हैं? अलग अलग द्रव्यमान होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं या समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। यहां पे हाइड्रोजन के एग्जांपल में देखेंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से? तो देखिएगा, पहला है आपका प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है टर्टियम। तो देखिएगा, पहला आपका क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टर्टियम। तो कह रहा है कि इनका जो है मास कैसे डिफरेंट है, क्योंकि आप याद रखिए आइसोटोप्स क्या होता है? जिसमें मास क्या हो? डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम। मास क्या हो? डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम, तो वह आइसोटोप होता है। याद रखिएगा कि मास क्या होता है भाई? डिफरेंट होता है, मास डिफरेंट होता है। मास कैसे डिफरेंट होगा? हाइड्रोजन के 3 इसके तो 3 आइसोटोप्स के, तो यह भी बताऊंगा। और एटॉमिक नंबर इसमें सब में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन, आप जनरली जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास 1 होता है। यह सबको पता है, यह सबको पता है। लेकिन इसके 3 समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। एक है प्रोटियम। प्रोटियम में क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है। ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नीचे जो है एटॉमिक नंबर है, नीचे क्या है? एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक मास 2 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? 2 होता है। एंड टर्टियम में आ जाइए। टर्टियम में कह रहा है कि यहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है? 3 होता है। तो देख लीजिए भाई, देख लीजिए, तीनों में एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है, लेकिन एटम तो एक ही है। लेकिन एटम तो क्या है? एक ही है ना। एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटम क्या है? एक ही है। यह पॉइंट याद रखिए, एटम सबका एक है लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। ठीक है ना। तो चलिएगा आगे देखते हैं अब कैसे इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। कैसे इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसको समझते हैं। ठीक है ना। तो कैसे इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसको समझते हैं। चलिएगा देखते हैं कैसे इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि इनके पास जो होता है ना, प्रोटियम में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? P प्लस। प्रोटॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन आप याद रखिएगा कि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। यह पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिएगा अब देखिए, आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहां पे नोट कर लीजिए कि एटॉमिक मास जो होता है वह होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मींस एटॉमिक मास, परमाणु भार जो होता है वह प्रोटॉनों की संख्या प्लस
न्यूट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करता है। किसी एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद उस एटम का एटॉमिक मास मिल जाता है, उस एटम का एटॉमिक मास मिल जाता है। तो चलिएगा यहां पे देखते हैं भाई, यहां पे देखिए हमारे पास तो ये 0 है, यह न्यूट्रॉन क्या है 0 है, प्रोटॉन क्या है 1 है, प्रोटॉन क्या है 1, इन दोनों को जोड़ने पे 1 ही आएगा, तो इसीलिए इसका मास क्या हो गया 1 हो गया, याद रखिएगा, इसीलिए इसका मास क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आ जाइए ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में देखिए, ड्यूटेरियम में कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां पे देखिएगा, यहां पे प्रोटॉन P प्लस कितने हैं 1 है, P प्लस कितने हैं 1 है, हाँ प्रोटॉन कितने हैं 1 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं भाई, न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन कितने हैं 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 1 है, ठीक है, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन भी 1, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी आपके 1 है। हाँ तो याद रखिएगा कि ड्यूटेरियम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब क्या होते हैं, एक एक होते हैं भाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एक एक होते हैं। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि भाई एटॉमिक मास निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो ड्यूटेरियम में मास कितना होता है 2 होता है, तो इन दोनों को जोड़िए और 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए 2 मिलेगा, तो मास नंबर कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे मास नंबर क्या हो गया ड्यूटेरियम में 2 हो गया, तो याद रखिएगा। अब आ जाइए, अब हमारे पास एक है टर्टियम, टर्टियम जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास देखेंगे कि प्रोटॉन बराबर कितने हैं 1, प्रोटॉन कितने हैं 1 है, न्यूट्रॉन यहां पे कितने हो जाते हैं तो 2 हो जाते हैं, एंड न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं 2 हो जाते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है भाई, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। तो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वह एटम न्यूट्रल माना जाता है, तभी वह एटम क्या माना जाता है न्यूट्रल माना जाता है। यदि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, तो एटम न्यूट्रल नहीं होता है, एटम न्यूट्रल नहीं होता। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि न्यूट्रल कब माना जाएगा, न्यूट्रल तभी माना जाएगा जब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, दोनों साइड से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, तभी कोई एटम न्यूट्रल होता है। तो यही कह रहा है, यहां पे प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसीलिए यह न्यूट्रल है। लेकिन यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वह न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं भाई, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होते हैं न्यूट्रल, सॉरी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं उदासीन होते हैं, यह पॉइंट याद रखिएगा। और प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनावेशित तो होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ठीक है ना। तो यही कह रहा है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 3, तो इसका मास क्या हो गया 3 हो गया, मास क्या हो गया 3 हो गया। तो इतना समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आधुनिक परमाणुवाद है भाई। कह रहा भिन्न भिन्न तत्वों के अर्थात भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांकों वाले परमाणुओं के परमाणु भार समान भी होते हैं, हाँ समान भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समभारिक किसे कहते हैं हम लोग भाई, समभारिक मतलब भार क्या हो जाए समान हो जाए। अभी तक इससे पहले वाले में हम लोग देखे हैं कि भार समान नहीं होता है, एटॉमिक नंबर केवल समान हो रहा, परमाणु क्रमांक केवल समान हो रहा, परमाणु भार समान नहीं होता है। लेकिन क्या कह रहा, विभिन्न तत्वों के यानी कि 2 डिफरेंट तत्वों के, 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, परमाणु भार समान हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको कहते हैं आइसोबार, आइसोबार समभारिक। क्या कहते हैं, समभारिक, मतलब कि भार समान हो गए, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। तो यही कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के अर्थात भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांकों वाले परमाणुओं के
परमाणु भार समान भी हो सकते हैं, ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समभारिक कहते हैं। परमाणु भार समान तो समभारिक, सम का मतलब समान है यहां पे, तो समभारिक, ठीक है ना। तो समभारिक एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम, जैसे ये है आपका Ar, आर्गन, आर्गन का जो परमाणु भार है वह होता है 40 और कैल्शियम का भी परमाणु भार होता है 40। आर्गन का एटॉमिक मास क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, एटॉमिक नंबर नीचे है 18 एंड इसका क्या होता है 20, इसका क्या होता है 20। तो याद रखिएगा इसका परमाणु भार क्या होता है, दोनों का देखिए यहां परमाणु भार है, यह परमाणु भार है जो कि 40 है, परमाणु भार कितने हैं 40 है। तो याद रखिएगा कि आर्गन और कैल्शियम एक दूसरे का क्या है, समभारिक है, दोनों का भार समान है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, समभारिक कह दिए। तो डिफरेंट भिन्न भिन्न जो तत्व होते हैं उनका परमाणु भार क्या होता है, समान हो सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिएगा फिर आगे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों, अब देखिएगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है ना वह क्या होती है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, देखिएगा परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से के द्वारा होती है। ऐसा नहीं कि एटम जाए, नहीं भाई, एटम पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में, कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को देता है या तो इलेक्ट्रॉन को लेता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम लोग मान ले छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल, कोई कंपाउंड बनाना हो तो कैसे बनेगा, कोई कंपाउंड बनाना हो तो कैसे, मान लीजिए हम बनाए NaCl, NaCl को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, NaCl को बनाने के लिए हम लोग देखेंगे सोडियम के बाहर के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, आगे पढ़ेंगे ये सारे पॉइंट, अभी बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बस पढ़ेंगे धीरे धीरे सभी चीजें सीख लेंगे। तो देखिएगा यह सोडियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को देता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, क्लोरीन को देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या चार्ज आता है, इस पे चार्ज आ जाता है प्लस का और इस क्लोरीन पे चार्ज आता है माइनस का। तो यहां पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, सोडियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया क्लोरीन को, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बॉन्ड बना है और कंपाउंड बन गया। ठीक है ना, ठीक है ना। और यही कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ना परमाणु पार्टिसिपेट नहीं करते, उसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया। तो यह दोनों पॉइंट आप फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा और समझिएगा इसको ध्यान से। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए पढ़ेंगे कल, मिलेंगे कल। थैंक यू।